नमस्कार। हाँ। आज हम 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है उस पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण है और हमारा मकसद है कि इस थोड़ी जटिल भू राजनीतिक स्थिति के जो सबसे अहम पहलू हैं उनको समझें, उनके गहरे मतलब को टटोलें। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है आजकल। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। मतलब हाँ। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, देखिए 1979 की जो इस्लामी क्रांति थी, उसके बाद से ही अमेरिका ईरान रिश्ते कह सकते हैं ठीक नहीं रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन तनाव असल में बहुत ज्यादा बढ़ गया 2018 में, जब अमेरिका उस ईरान परमाणु समझौते मतलब JCPOA से पीछे हट गया। हाँ, JCPOA, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखना। जी। और उसके बाद से तो आप देख ही रहे हैं, प्रतिबंध, धमकियां और ये जो प्रॉक्सी युद्ध चलते रहते हैं पर्दे के पीछे। हाँ, ये सब चीजें माहौल को और गर्म कर रही हैं। चलिए अब जरा इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है? 2025 में ताज़ा हालात क्या हैं? एक बात जो सामने आई है वो ये कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ गई है। हाँ, ये खबर तो है। वजह ये बताई जा रही है कि कोई अमेरिकी ड्रोन था अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में जिस पर कथित तौर पर निशाना साधा गया। अच्छा। अमेरिका तो कह रहा है ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है, पर ईरान इसे कह रहा है कि ये उकसावे की कार्रवाई है। जी बिल्कुल। और ईरान का ये कहना भी स्वाभाविक है इस माहौल में। और इसी माहौल में ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है ना? ये यूरेनियम संवर्धन वाला मामला। हाँ बिल्कुल, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर दिया है, और वो भी 60% से ज्यादा के स्तर पर। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये गंभीर बात इसलिए है क्योंकि ये जो JCPOA समझौता था उसकी सीमा से कहीं ज्यादा है, और तकनीकी तौर पर देखें तो हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने से बस एक छोटा, मतलब बहुत छोटा कदम ही दूर है। तो IAEA, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, उनका क्या कहना है इस पर? उन्होंने जाहिर है गहरी चिंता जताई है। मतलब ये सीधे सीधे समझौते का उल्लंघन तो है ही, और इससे जोखिम भी बढ़ता है। और यही बहुत और दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये तनाव सिर्फ बयानों या फिर परमाणु कार्यक्रम तक ही नहीं है, सही जमीनी स्तर पर भी कुछ चल रहा है। सही कहा आपने। जमीनी स्तर पे मतलब जो प्रॉक्सी संघर्ष हैं, उनमें भी तेजी आई है। कहाँ कहाँ? जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, इन जगहों पर जो ईरान समर्थित गुट हैं और जो अमेरिकी सेना या उसके सहयोगी हैं, उनके बीच झड़पें बढ़ी हैं। हाँ, खबरें आ रही थीं। पिछले महीने ही बगदाद और एरबिल में कई हमले हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, लेकिन असल में तो नुकसान वहां के आम लोगों का हो रहा है। ये तो है। और एक और मोर्चा है जिसके बारे में शायद कम बात होती है, साइबर दुनिया। हाँ, साइबर वॉरफेयर, ये भी एक बहुत अहम मोर्चा बन गया है अब। क्या हो रहा वहां? अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें ये बता रही हैं कि ईरानी हैकर्स ने इस साल अमेरिका के कुछ ज़रूरी बुनियादी ढांचों जैसे बिजली ग्रिड या शायद पानी सप्लाई सिस्टम्स को निशाना बनाने की कोशिश की। ओह। और दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका ने भी ईरान के जो तेल निर्यात पर नज़र रखने वाले सिस्टम्स हैं, उनको निशाना बनाया और कुछ हद तक उन्हें ठप भी कर दिया। अच्छा, तो ये लड़ाई मतलब अब डिजिटल दुनिया में भी उतनी तेजी से लड़ी जा रही है? बिल्कुल, हर मोर्चे पर। तो इन सब का असर दुनिया पर क्या पड़ रहा है? सबसे सीधा असर तो शायद तेल की कीमतों पर दिखता होगा। हाँ, वो तो सबसे पहले हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जो है, जहाँ से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है। हाँ, बहुत अहम रास्ता है वो। वहाँ जरा सी भी गड़बड़ी होती है ना, तो पूरा तेल बाजार हिल जाता है। हमने देखा ही, मई में कच्चे तेल की कीमतें करीब 12% बढ़ गई। 12%? वो भी सिर्फ इस बढ़ते तनाव की वजह से? जी हाँ, सीधे तौर पर इसी वजह से। और अगर इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो तेल की कीमतों के अलावा और क्या बड़े जोखिम है? देखिए, सबसे बड़ा जोखिम तो एक व्यापक लड़ाई का है। हाँ। ये क्षेत्र पहले ही बहुत संवेदनशील है। हाँ, बिल्कुल। एक छोटी सी भी सैन्य घटना या कोई गलतफहमी वो नियंत्रण से बाहर हो सकती है। और फिर उसमें इजराइल, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय देश और शायद रूस या नाटो जैसी बड़ी ताकतें भी खिंच सकती हैं। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति बन सकती है। और जाहिर है वो परमाणु वाला खतरा तो है ही। बिल्कुल, अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंचता है या बना लेता है, तो ये पूरे मध्य पूर्व का जो शक्ति संतुलन है उसे पूरी तरह बदल देगा, और ये अमेरिका शायद ही आसानी से होने देगा। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष चाहते क्या हैं? अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं इस वक्त? अमेरिका का जोर इस बात पर है
कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोके, अपने जो प्रॉक्सी गुट हैं उनको समर्थन देना बंद करे और एक नए, मतलब पहले से ज्यादा सख्त परमाणु समझौते के लिए राजी हो, जिसमें जांच के और कड़े प्रावधान हों। जी बिल्कुल, ज्यादा कड़ी निगरानी और जांच। और ईरान, उनकी तरफ से क्या शर्तें या मांगे हैं? ईरान की सबसे पहली जरूरत तो ये है कि उनके ऊपर जो ये कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो हटें। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल में है। हाँ, वो तो है। वो ये भी चाहते हैं कि क्षेत्र में उनका जो प्रभाव है उसे एक तरह से मान्यता मिले, और अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि भविष्य में अगर कोई समझौता होता है तो वो उससे फिर पीछे नहीं हटेगा, जैसा JCPOA के साथ हुआ। भरोसे का सवाल है मतलब। हाँ, एक तरह से। असल में दोनों ही पक्ष बातचीत की मेज पर आने से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। तो यहाँ से आगे क्या हो सकता है? रास्ते क्या दिखते हैं आपको? देखिए, मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य संभावनाएं दिखती हैं मुझे। अच्छा। पहली कि ये तनाव और बढ़े, प्रॉक्सी संघर्ष ज्यादा हिंसक हो जाए और शायद भगवान न करे सीधे सैन्य टकराव की नौबत आ जाए। ये तो सबसे बुरा सिनेरियो है। जी। दूसरी संभावना है कि पर्दे के पीछे से कूटनीति चले, जैसे ओमान या कतर जैसे देश है वो मध्यस्थता करके चुपचाप तनाव कम करने की कोशिश करें। ये अक्सर होता भी है। हाँ, हम पर्दे के पीछे बातचीत। और तीसरी संभावना है आर्थिक दबाव का और बढ़ना, यानी अमेरिका और प्रतिबंध लगाए और सख्त करें, जिसके जवाब में ईरान शायद चीन और रूस के और ज्यादा करीब चला जाए अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। ये वाकई एक बहुत ही ऊंचे दाव वाला खेल लग रहा है। बिल्कुल, और इसके नतीजे सिर्फ कागजों पर नहीं रहते, जमीनी हकीकत पर सीधा असर डालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अमेरिका और ईरान के बीच 2025 में ये जो तनाव है, ये कई स्तरों पर, सैन्य, परमाणु, प्रॉक्सी, साइबर, हर जगह नजर आ रहा है। जी। दोनों के लक्ष्य फिलहाल काफी अलग अलग हैं और इसके वैश्विक प्रभाव भी साफ दिख रहे हैं, खासकर ऊर्जा बाजार पर और एक बड़े संघर्ष के जोखिम के रूप में। बिल्कुल सही। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद ये है कि जिस तरह से ये तनाव बढ़ रहा है और दोनों पक्षों के रुख इतने सख्त दिख रहे हैं, हाँ, आकि कूटनीति के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे क्षेत्रीय स्थिरता भी बनी रहे और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में ना पड़े, या फिर हम एक ज्यादा अनिश्चित दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है।